माय डियर स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम देखेंगे क्या, आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो था वो एक लिमिटेड सोर्सेज है। वो लिमिटेड सोर्सेज इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि हम उसको उसमें क्या करें, फिट नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर जो कंपाउंड्स है उसको कॉमन नेम में हम फिट नहीं कर सकते। इसलिए क्या, इंटरनेट इसीलिए आयुपैक सिस्टम आया। अब थोड़ा हम हिस्ट्री की बात करें आयुपैक सिस्टम की, तो फर्स्ट टाइम 1892 में जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उसकी मीटिंग हुई जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में। उस जिनेवा में मीटिंग हुई तो उसका नाम रखा गया क्या, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस एट जिनेवा मीटिंग हुआ। और उसमें एक सिस्टम को डेवलप किया गया। उस सिस्टम का नाम था जेनेवा नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। उस जेनेवा नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग था वो होने लगा। बट जैसे जैसे टाइम जाते गया तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए, और भी डेवलप होते गए। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हुए उस सिस्टम में फिट नहीं हुए, या जो मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो भी सिस्टम में फिट नहीं हुए। तो साइंटिस्टों की एक फिर से रिवाइज्ड मीटिंग किया, एक फिर से मीटिंग हुई 1932 के अराउंड। वहां पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री का क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इवॉल्व किया गया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री को इवॉल्व किया गया। उसमें फिर से नेमिंग का स्टार्टिंग हुआ, उसमें भी कुछ कंपाउंड फिट नहीं होने लगे। तो क्या हुआ, 1957 में फर्स्ट टाइम आईयूपीएसी सिस्टम को इवॉल्व किया गया। यानी कि जो साइंटिस्टों की कम्युनिटी थी, साइंटिस्टों की जो बैठक हुई, उसमें ये डेवलप किया गया कि जो वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो डेवलप हो, न्यू न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो, वो इस तरह से एक सिस्टम बनाया जाए ताकि सिंथेसाइज होने के बाद उनका जो नेमिंग होगा वो क्या हो, फिट बैठे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आयु पैक सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसी को हम देखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, आयु पैक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हुआ डेवलपमेंट किसमें, 1957 के अराउंड इसको इवॉल्व हुआ। अब देखो इसका साइलेंट फीचर क्या था, तो साइलेंट फीचर ऑफ आयुपैक सिस्टम। तो साइलेंट फीचर में क्या, एक गिवन कंपाउंड, फर्स्ट जो था, एक गिवन कंपाउंड कैन बी assigned by only one name. सेकेंड जो है, द सिस्टम can be applied for naming of complex organic compound. थर्ड जो था, द सिस्टम can be applied for naming of multifunctional organic compound. एंड जो फोर्थ है, दिस इज सिंपल सिस्टमेटिक
एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये है आईयूपीएससी का क्या साइलेंट फीचर, यानी कि जो मेन पॉइंट्स क्या है कि केवल एक ही नाम से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को असाइन करते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हो रहा है उसको हम इजी वे में उसका नेमिंग कर सकते हैं। मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजी वे में हम नेमिंग कर सकते हैं। और ये क्या है, सिंपल है, सिस्टमेटिक है और साइंटिफिकली क्या है, प्रूफ सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इसमें हेडिंग डालेंगे बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहां पे लिखोगे ईच ऑफ द आईयूपीएससी नेम, ईच ऑफ द IUPAC name consist of each of the IUPAC name consist of 4 parts। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, रूट वर्ड। सेकेंड पार्ट जो है वो है प्राइमरी सफिक्स। थर्ड पार्ट जो है वो है सेकेंडरी सफिक्स एंड फोर्थ पार्ट है वो है प्रीफिक्सेस। ठीक है, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे क्या, रूट वर्ड्स। व्हाट इज द रूट वर्ड? ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको छाप लो पहले। ठीक है, बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्या, रूट वर्ड। कि रूट वर्ड हम किसको बोलते हैं, ये वैसे मैं बता चुका हूं आपको, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। क्या है कि रूट वर्ड, फर्स्ट रूट वर्ड। तो ये क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो क्या होता है ये, इट इज ए लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चैन ऑफ कार्बन एटम। इट इज ए लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चैन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चैन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कार्बन चैन और यहाँ पे लिखेंगे क्या, रूट वर्ड। यदि वन कार्बन का चैन है तो रूट वर्ड हम लिखते हैं मैथ, मैं बताया हूं। अगर 2 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं इथ। यदि 3 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं प्रोप। यदि 4 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, 5 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं हेप्स। 7 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन का चैन है तो इसको लिखते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन का चैन है तो इसको बोलते हैं नॉन।
10 कार्बन का चेन है तो इसको बोलते हैं डेक। 11 कार्बन का चेन है तो इसको बोलते हैं अनडेक। 12 कार्बन का चेन है तो इसको बोलते हैं डू डेक। ठीक है। अगर 20 कार्बन का चेन होगा तो क्या लिखेंगे? इकोस, इकोसेन। ठीक है। यदि 30 कार्बन का तो ट्राई एकोन। यदि 40 कार्बन का तो टेट्रा एकोन, टेट्रा कॉन्ट। 50 कार्बन का तो पेंटाकॉन। तो ये है क्या? रूट वर्ड्स। ठीक है। यही है क्या? इट इज ए लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन होता है कार्बन एटम का, उसी को बोलते हैं रूट वर्ड्स। इतना अगर तुम कंसेप्ट बना लिए ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नेमिंग करेंगे तो सबको तुमको इजी दिखेगा। ठीक है, सब कुछ इजी दिखेगा। तो ये हुआ हमारा क्या? रूट वर्ड्स। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंड होगा हमारा क्या? प्राइमरी सफिक्स। तो हेडिंग डालोगे सेकेंड वाला। सेकेंड में हेडिंग पड़ेगा क्या? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है क्या? कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात को ध्यान दो। रूट वर्ड्स क्या बताया कि उस कंपाउंड्स में कितने कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो रूट वर्ड्स था 1 कार्बन में इथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, पेंट। ठीक है, डेट, ऐसे हम करते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट या प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स अबाउट सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि सेचुरेटेड होगा, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। मैं बता चुका हूं सेचुरेशन अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन होगा यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होगा, आइदर डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल। तो हम लिखेंगे क्या प्राइमरी सफिक्स में? प्राइमरी सफिक्स यहां पे लिखोगे प्राइमरी सफिक्स indicate the saturation and unsaturation in the organic compound. ठीक है। इट इज written आफ्टर रूट वर्ड। रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। तो ये क्या बताता है? सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन के बारे में बताता है। तो हेडिंग डालोगे नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि यहां पे देखो क्या होगा? नेचर ऑफ कार्बन चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन, और दूसरा क्या हो जाएगा इधर? नेचर ऑफ कार्बन चेन, और यहां पे लिखोगे प्राइमरी सफिक्स। तो नेचर ऑफ कार्बन चेन अगर फर्स्ट बात करोगे, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड कार्बन चैन, यानी कि ओनली कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ओनली कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड
तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो लगाते हैं ANE, ये भी मैं बताया हूं। सेकेंड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कार्बन चेन contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विथ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसको बोलते हैं क्या, इन। यहां पे विथ टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं डाइन। विथ थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उस मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइन। तीसरा अनसेचुरेशन देखो, अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड कार्बन चेन यानी कि कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि विथ वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं YNA, आइन। अगर विथ टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई आइन, नो डाई आइन, ट्राई नहीं। ये तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N लगाते हैं, अनसेचुरेटेड होगा कार्बन चेन, यदि कंटेन करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन लगाते हैं। इसमें अगर दो वन डबल बॉन्ड है यानी कि इन लगाएंगे, टू डबल बॉन्ड्स होगा डाइन लगाएंगे, थ्री डबल बॉन्ड होगा एक ट्राइन लगाएंगे। ठीक है, वो तो नेमिंग आएगा तो अपने आप तुमको समझ में आएगा। अगर अनसेचुरेटेड कार्बन चेन कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, विथ वन ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो आइन लगाएंगे, दो ट्रिपल बॉन्ड्स होगा ए डाइन लगाएंगे, थ्री ट्रिपल बॉन्ड होगा एक ट्राइन लगाएंगे। तो इस तरह से हम प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमेशा याद रखना बेटा, क्योंकि ये बहुत बच्चों में होते हैं प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नहीं समझ पाते। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा और पूछेगा इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब कि हमारा सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को देखोगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स का। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, सेकेंडरी सफिक्स, थर्ड क्या हो गया पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या बताता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से है, यानी कि ये टेल्स अबाउट द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे लिख सकते हो
सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स secondary suffix indicate the presence of particular functional group of organic compound. ठीक है, it is written after primary suffix. तो प्राइमरी सफिक्स के बाद इसको हम लिखते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, यह इंडिकेट करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डालो यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, देखो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया क्या, सेकेंडरी सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप पे अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COH होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OIC, ओइक एसिड। ठीक है, अगर हम सेकंड बात करें सल्फोनिक एसिड की, सल्फोनिक एसिड ये क्या हो जाएगा SOOH, SO3OH होता है। इसका जो होता है सेम वही होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है सफिक्स। अगर हम बात करें एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, ये होगा RCOOCR। ठीक, एसिड एनहाइड्राइड इसको लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। उसके बाद आता है क्या, ईस्टर, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप RCOR। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, ईस्टर। इसको लिखते हैं OH, सेकेंडरी सफिक्स, ईस्टर हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, ये होता है COX। और यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। इसको बोलते हैं ओयल हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड हो गया। अब हो गया एसिड एमाइड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप CONH2, इसका जो सफिक्स होगा वो एमाइड ही लिखते हैं। ठीक है, एसिड एमाइड हो गया। अब हम लिखते हैं साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो होगा इसका सफिक्स नाइट्राइल लिखते हैं। फिर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC। ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस है, साइनाइड जो जुड़ेगा उस कार्बन से रिंग में जुड़ेगा चैन में, और यहाँ पे आइसोसाइनाइड में ये नाइट्रोजन से चैन में ऐड होगा, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। फिर हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि फंक्शनल ग्रुप COH, इसका वो होता है AL। एल्डिहाइड के बाद क्या हो जाएगा, कीटोन, इसका जो सेकेंडरी सब, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा RCOR। इसको लिखते हैं ONE। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्कोहल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है, इसको बोलते हैं OL। यहाँ देखो
एल्डिहाइड का एल, इसका ओएल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। थायो अल्कोहल। ठीक है, इसको बोलते हैं थायोल। थायो अल्कोहल यानी एसएच फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर उसके बाद होगा एमाइन, यानी कि ये जो होगा NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये हो जाएगा एमाइन। तो ये है सेकेंडरी सफिक्स, इतने 13 फंक्शनल ग्रुप का। अगर इतना तुमको याद होता है तो हमें नहीं लगता आईयूपीएससी नेम लिखने में तुमको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स के बाद क्या आएगा? प्रीफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के बाद नेक्स्ट आएगा क्या? फोर्थ वाला प्रीफिक्स। फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। तो यहां पे लिखोगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स टेल्स अबाउट the substituent or group attached to continuous long chain of carbon atom. Prefix may be हाइड्रोकार्बन जैसे मेथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, हैलोजन हो सकता है। हैलोजन में कौन से होते हैं? क्लोरीन, हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, नाइट्रोसो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? प्रीफिक्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोकार्बन मान लो ये है CH3 के फॉर्म में आए, तो इसको लिखते हैं क्या? मिथाइल। यदि ये C2H5 है तो इसको क्या लिखते हैं? इथाइल। उसी तरह अगर C3H7 है तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। ये हुआ। उसी तरह अगर हैलोजन की बात करोगे तो हैलोजन में अगर देखो, अगर फ्लोराइड्स होगा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि FLU फ्लोरो लिखते हैं। यदि क्लोराइड्स होगा, Cl होगा, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। यदि Br होगा तो इसको लिखते हैं ब्रोमो। यदि इसको आयोडीन होगा तो इसको लिखते हैं आयोडो। उसी तरह अगर हम मान लो नाइट्रो होगा, यानी कि NO2 ग्रुप होगा, तो इसको लिखते हैं नाइट्रो। ये NO होगा, इसको लिखते हैं नाइट्रोसो। तो इस तरह से हम देखो ये प्रीफिक्स को लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ, अगर ये एल्कॉक्सी ग्रुप OR होगा तो इसको लिखते हैं एल्कॉक्सी। तो अब देखेंगे कि कैसे इसका अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ, तो यहाँ पे हेडिंग डालो क्या? अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड secondary suffix during naming of
ड्यूरिंग IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं क्या, रूट वर्ड, फिर हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, और फिर हम लिखते हैं क्या, सेकेंडरी सफिक्स। ये है हमारा क्या, अगर इसको ध्यान में रखोगे तो आईयूपैक नेमिंग के लिए तुमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड्स क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चैन, यानी कितने कार्बन का चैन है उसको बताता है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन। सेचुरेशन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप। तो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही तो होता है। प्रीफिक्स क्या बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट किससे, इस मेन कार्बन चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट लटके रहते हैं उसके बारे में हमारा प्रीफिक्स बताता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन में पता हो गया, सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन पता हो गया, फंक्शनल ग्रुप पता हो गया, तो वही तो तुम्हारा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं कि ये हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, ये हो गया CH3, और ये हो गया हमारा COH। ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी तुमको नेमिंग नहीं करना है। अब इसमें पूछता है कि इसमें कौन सेकेंडरी सफिक्स है, कौन प्राइमरी सफिक्स है, कौन रूट वर्ड्स है, क्या प्रीफिक्स है। तो देखो इसमें एक सिंपल सा चीज है, जो फंक्शनल ग्रुप, तो जो कार्बन स्केलेटन के अलावा जो भी तुमको दिखता है वही फंक्शनल ग्रुप है, मैं बता चुका हूं। तो ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये जो मेन चेन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का जो हमारा कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है, रूट वर्ड्स। ये 5 कार्बन का चेन क्या बता रहा है कि ये रूट वर्ड्स हैं, यानी कि 5 कार्बन का क्या है, चैन। अब इस 5 कार्बन के चैन में सेकंड पे देख रहे हो कि ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ये Br अटैच्ड है। तो मैं बताया क्या कि सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स क्या टेल्स करता है, प्रीफिक्स ये बताता है कि कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में और कौन कौन से ग्रुप अटैच है लॉन्गेस्ट चेन में। तो लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर नहीं है बट उससे अटैच्ड है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। ये मेथाइल हो गया, ये ब्रोमो हो गया। ठीक, तो हमारा प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड्स, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन। तो इस चैन में देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अनसेचुरेशन, यानी हमारा प्राइमरी सफिक्स इन यूज करोगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वही एसिड। तो इस तरह से कभी कभी कंपाउंड दे देता है और पूछता है क्या नीट के एग्जाम में कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, इसमें प्रीफिक्स क्या है। तो इस तरह से अगर इस चीज को ध्यान में रखते हो और हमेशा ये कभी भी जो आईयूपीएससी नेमिंग करोगे तो ये हमेशा इसको अगर सीक्वेंस में लिखते हो तो कभी गलत होगा ही नहीं, यानी कि गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है इस केस में। तो ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना, इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको तुमको बता दिया। यही तुम्हारा की पॉइंट्स है, यही तुम्हारा कंसेप्ट है। अगर इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, और नहीं तो हाथ पैर चलाओगे, तीर इधर चलाओगे लगेगा कहीं और गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके बेटा, इन सब चीजों को आप ध्यान से पढ़ोगे, नोट करोगे, और नहीं समझ में आएगा मैसेज करोगे। ठीक है, तो हम उसको प्रॉब्लम को तुम्हारी सॉल्व करेंगे, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। तुम सोचो कि एक बैग सब कुछ आ जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर लर्नर। आप लर्निंग कर रहे हो। जैसे एक ड्राइवर क्या होता है, सबसे पहले लर्निंग करता है, लर्न करता है,
वो 1 महीना चलाकर सीखता है गाड़ी कि चल रहा है तब वो ड्राइव करता है। उसी तरह तुम्हारे लिए अभी तुम क्या है 10th से 11th में गए हो, अभी तुम चीजों को अपने आप में कोप अप करोगे कि कैसे उसको हम हैंडल करें और कैसे आगे बढ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड करोगे टीचर के साथ, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट होने लगेगा। ट्यूनिंग जब अलाइनमेंट होगा, ट्यूनिंग का अलाइनमेंट होगा तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो धीरे धीरे बनते चले जाएगा और आपका दिक्कत धीरे धीरे शॉर्ट आउट होते चला जाएगा। तो आज हम इसको यहीं बंद करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके, बाय बाय।